नव्या ने आंखें खोली तो उसने सामने खड़े लड़के को खुद को अजीब नज़रों से देखते हुए पाया। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही लड़के ने कहा, क्लास में जाओ, फालतू बातों से सिर्फ ज़िंदगी के अच्छे वक्त ख़राब होते हैं। नव्या अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, पर तुरंत ही शान्या नव्या से बोली, तुम्हें क्लास में जाना चाहिए। नव्या ने जाने की बात सुनकर राहत महसूस की और वो दौड़ते हुए क्लास की तरफ भागने लगी कि मानो एक पल भी वहाँ और रुकी तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा। नव्या के जाते ही शान्या ने उस लड़के के सामने हाथ आगे करते हुए कहा, सॉरी फॉर हर, बाय द वे हेलो, आई एम शान्या एंड यू। उस लड़के ने शान्या को कुछ जवाब नहीं दिया और क्लास की तरफ दौड़ती जाती नव्या को आंखें छोटी करके देखता रहा। उस लड़के का ध्यान नव्या पर पाकर टीना ज़बरदस्ती उससे हाथ मिलाते हुए बोली, मुझे पता है नव्या की हरकत से तुम्हें बुरा लगा होगा। वो देखने में भले ही भोली है, पर वो अक्सर ऐसे प्रपोज ट्राई मारती रहती है। तुम चाहो तो किसी से पूछ सकते हो, वैसे फ्रेशर हो। उस लड़के ने टीना से अपना हाथ को छुड़ा लिया और घूरते हुए बोला, अपनी लिमिट में रहा करो। जहाँ तक मुझे पता है तो यूनिवर्सिटी एंटी रैगिंग जोन में है और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी की जा सकती है। यह सुनते ही सान्या आगे आकर बोली, ओ मिस्टर, तुम मुझे यहाँ पर रूल सिखाने के लिए नहीं खड़े हो। जिस काम के लिए आए हो वह काम करो और यहाँ से निकलो। ज़रा सा बात क्या कर लिए तुम तो भाव खाने लगे। करेंगे हम रैगिंग, देखेंगे तुम क्या कर लोगे। यह सुनते ही उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ रेस्टिकेट। रेस्टिकेट सब सुनते ही शान्या बुरी तरह चिढ़ गई। वह लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगा तो शान्या उसका रास्ता रोककर बोली, हु टेल द हेल आर यू। लड़के ने अपनी उंगली से शान्या के माथे को धक्का देकर अपने आगे से हटाया और वापस अपने बालों को सहलाते हुए आगे बढ़ गया। शान्या गुस्से में टीना के पास आकर बोली, इसकी अकड़ देखी, आजकल हर कोई मुझे से अपना रोज़ दिखाने लगा है। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। एक केक को मज़ा चखाऊंगी, तब जाकर इसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। शान्या बोलती जा रही थी, तभी टीना उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, बंदे में मस्त ईगो है यार। यह सुनकर सान्या ने टीना का हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, तुझे तो आजकल हर दूसरा बंदा ही अच्छे लगना लगा है। इसके बारे में सब कुछ अच्छा सोचा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म, बेवकूफ़ कहीं का। मुझे रेस्टिकेट करने की धमकी देकर गया, वो कुछ जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस पर टीना चिढ़कर बोली, एक बात बोलूं शान्या, विराज के दम पर तो तू कूद ही मत कि वो यहाँ का ट्रस्टी है तो तेरी चलेगी। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो वह तो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। सान्या, देखो मेरे और विराज के बारे में बहुत प्यार है, बस हम दोनों शो ऑफ नहीं करते हैं। टीना हंसते हुए बोली, मुझसे तो झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर विराज तुम्हारी इतनी ही मानता तो तुम उस रात दिशा के साथ उसे देखकर वहाँ से भागती नहीं और तुम विराज से कहकर पोस्ट क्यों नहीं हटवा देती। टीना की बात सुनकर सान्या की ईगो को चोट पहुँच रही थी। वो टीना की हर बात को चैलेंज की तरह ले रही थी। उसने टीना को उंगली दिखाते हुए, लिसन टीना, विराज थोड़ी ज़िद्दी है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरी बात नहीं मानता, पर मैं उसे अपनी हर छोटी बात शेयर नहीं करना चाहती। बाकी वक्त आने पर दिखा दूंगी कि विराज के लिए मुझसे परफेक्ट लड़की कोई हो ही नहीं सकती है। यू नो व्हाट, मुझसे ज़्यादा रिच और ब्यूटीफुल लड़की पूरी मुंबई में नहीं होगी। इतना बोलते बोलते सान्या की नज़र कैंटीन से बाहर निकलते दिशा पर पड़ गई। वो दिशा को टारगेट करके बोली, पर कुछ लोग स्कॉलरशिप के भरोसे हमारे यूनिवर्सिटी में आकर खुद को लीजेंड समझने लगे हैं। उनके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को औकात में रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। दिशा जो उनकी बातें सुन रही थी, वो चुपचाप उनके सामने से निकल गई और वहाँ से वो बास्केटबॉल फील्ड में आ गई। वहाँ से चेंजिंग रूम में जाकर लॉकर में उसने अपना बैग रखा और जर्सी पहनकर फील्ड में आ गई। आज सुबह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह शान्या से उलझती तो पक्का बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, इसलिए वह खुद पर कंट्रोल करके बास्केटबॉल फील्ड में आ गई और सारा गुस्सा बॉल पर उतारने लगी। उस फील्ड में मौजूद बाकी प्लेयर उसकी प्रैक्टिस देखकर हैरानी में थे। वह काफ़ी तेज़ से बॉल पटक पटक कर ड्रिबलिंग कर रही थी। उसे ड्रिबलिंग करते हुए बाहर से आया वो लड़का जिसे नव्या ने प्रपोज किया था, वो लगातार बड़े ध्यान से देख रहा था। जब वह ड्रिबलिंग करते हुए काफ़ी थक गई तो उसने बॉल वापस बास्केट में डाल दिया और लॉकर की तरफ वापस चल दी। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए उसे पास दूसरे वॉशरूम में से उसे किसी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुंह पोंछते हुए बाहर आई और अपने बगल के वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाजे खटखटाने से रोने की आवाज़
आनी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलकर नव्या बाहर आई। सामने दिशा को देखकर वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, दिशा प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ दिशा। नव्या की हालत देखकर दिशा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर बोली, तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या बनने की कोशिश करती हो? नव्या ने हैरान होते हुए कहा, अब क्या हो गया? दिशा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अपने लाइफ के हीरो खुद बनो, किसी पर इतना भी डिपेंडेंट मत रहो। यह बोलकर दिशा जाने लगी तो नव्या ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? नव्या की आवाज़ सुनकर दिशा रुक गई और पलटकर बोली, विश्वास कागज़ की तरह होता है, एक फाड़ा मरोड़ा गया कागज़ कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। नव्या ने फिर से रोनी आवाज़ में कहा, एक बार प्लीज़। दिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे कल का नोट मिल सकता है? कल मैंने क्लासेस मिसेस कर दी थी। मैं यहीं बाहर वेट कर रही हूँ। और हाँ, तुम्हारे बगल में मेरा भी लॉकर है, उसमें से मेरा बैग निकाल लेना। मैं काफ़ी थक गई हूँ, इसलिए चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। दिशा की बात सुनकर नव्या खुशी से उछलते हुए बोली, अरे क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। यह बोलकर नव्या दौड़ते हुए लॉकर की तरफ चली गई जहाँ उसका बैग रखा हुआ। नव्या को मुस्कुराता देख दिशा का भी मन हल्का हो गया और वो विक्टर को कुछ मैसेज और एड्रेस भेजने लगी जो उसने यूनिवर्सिटी के साइट पर पब्लिश न्यूज़ में बदतमीजी करने के बाद रजिस्ट्रेट हुए लड़के के पोस्ट से निकाला था। नव्या ने लॉकर से अपनी कुछ किताबें निकाली और दिशा का बैग लेकर वह फील्ड की तरफ बढ़ गई। वह एक साथ बैग और सारी किताबें संभाल नहीं पा रही थी और इसी के साथ उसका चश्मा भी उसकी आंखों से नीचे सरक गया था। अपना चेहरा बार बार पीछे की तरफ से झटका कर वो चश्मा ऊपर चढ़ा रही थी, पर चेहरा नीचे करने के साथ उसका चश्मा वापस से नीचे सरक जा रहा था। उसने अपना चेहरा एक बार फिर से पीछे झटका ही था कि वो सामने से आ रहे उसी लड़के से दोबारा टकरा गई जिससे उसकी मुलाकात सुबह हुई थी। नव्या ने जो किताबें हाथ में पकड़ी थीं उनमें से कुछ एक नीचे गिर गईं। वो झुककर उठाती इससे पहले उस लड़के ने किताबें उठाते हुए कहा, आप हमेशा जानबूझकर मेरे सामने आ रही हैं या सिर्फ इत्तेफाक बन रहा है? उस लड़के की बातें सुनकर नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस किताबें पकड़कर उसने थैंक्स बोला और आगे बढ़ गई। वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उस लड़के ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, मिस जरा सुनिए। उस लड़के की ऐसे रोकने पर नव्या की धड़कन अचानक से बढ़ गई। इस वक्त लॉकर के बाहर उन दोनों के सिवाय कोई था भी नहीं। नव्या का दिमाग कह रहा था कि यह सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, पर उसका दिल नहीं मान रहा था। वह लड़का नव्या के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका चश्मा सही करते हुए बोला, नाउ इट्स ओके। चश्मा सही करते वक्त उसकी उंगलियां हल्के से नव्या की पलकों को छू गई थीं और नव्या ने सिहर कर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उस लड़के के बोलने के बाद ही नव्या ने अपनी आंखें खोली। उससे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उस लड़के से दूर जाना भी चाहती थी और नहीं भी। उसे ऐसे कन्फ्यूज देखकर उस लड़के ने कहा, आई आई। सुनते ही नव्या ने झटके से उसकी तरफ देखा। उस लड़के ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आई एम विवान चौहान, न्यू ज्वाइनिंग, एंड यू? नव्या ने हंसते हुए कहा, ओ ये बात थी विवान, तो आपको क्या लगा आपकी तरह प्रपोज करूँगा? विवान की बात सुनकर नव्या एक बार फिर सहम गई। फिर उसने माहौल हल्का करते हुए कहा, वो सीनियर्स ने सब करने को कहा था, सॉरी फॉर दैट। वैसे आप किस फैकल्टी में हैं? विवान कुछ जवाब देता इससे पहले ही नव्या को दिशा का कॉल आ गया। उसका फ़ोन आते देखना नव्या विवान को बाय बोलकर सीधे फील्ड की तरफ लौट आई। दिशा और नव्या ने साथ में 2 क्लास अटेंड की और फिर नव्या लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ने लगी और दिशा अपना नोट्स कंप्लीट करने लगी। नियॉन लाइट्स बार में काउंटर के पास बैठा विराज विस्की की चुस्कियाँ लेने में मस्त था। उसने एक कसी हुई बेल्ट शर्ट टी शर्ट ब्लैक शर्ट पहनी थी जिसमें से उसके बाइसेप्स साफ नज़र आ रहे थे। उसने अपने हाथों में महंगी घड़ियां पहन रखी थीं। फ्लोर पर डांस करती कुछ लड़कियों की नज़र लगातार उस नीली आंखों वाले शख्स पर जमी हुई थी। उनका इरादा था कि वह विराज को अपनी अदाएं दिखाकर रिझा सकें जिससे उन्हें मुफ्त की ड्रिंक्स मिल सके। विराज उनके तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए एक लड़की उसके पास आकर उसके बाल सहलाते हुए बोली, हे मिस्टर व्हाट्सअप। फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी घड़ी को देखते हुए बोली, नाइस वॉच। विराज उसकी हरकतें देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। तभी फ्लोर पर खड़ी कुछ लड़कियां बुदबुदाते हुए बोली, कितना हैंडसम है यार, जिसकी किस्मत में होगा वो तो राज करेगी। ये सुनकर दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, बार में रातें गुजारना समझ आता है, पर
अब तो दिन में भी आने लगा है। आगे चलकर इसकी शादी जिससे भी होगी वह तो सिर्फ पछताएगी ही। इस पर पहली लड़की उसे चुप कराते हुए बोली, हो सकता है शादी बात बदल जाए। इसके साथ तो रात बिताने के लिए भी लड़कियों की लंबी लाइन लगी है। शादी के लिए तो सोचो, बड़ा कंपटीशन है। इस लड़की की बात सुनकर दोनों आपस में हंसने लगी। विराज के पास खड़ी लड़की खुद में ही सोचने लगी, इसे क्या हुआ है, आज तो कुछ बदला सा है। इतनी खूबसूरत लड़कियां उससे चिपकते जा रही हैं, फिर भी वह उसे कुछ भाव नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद भीमा ने आकर विराज को आवाज़ दी, सर क्लाइंट आ गए हैं। यह सुनकर विराज उठकर बाहर के कोने में पड़े टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसके सामने दो सूट पहने इंसान एक काला बैग लिए बैठ गए। दोनों इंसान लगभग 15 मिनट तक विराज से चर्चा करते रहे, पर विराज चुपचाप उन दोनों को सुनता रहा। इस दौरान विराज ने देखा कि उससे चिपकने वाली लड़की काउंटर पर बैठी लगातार उसकी तरफ देख रही है। 15 मिनट बाद जब क्लाइंट ने पूछा कि हम कैश लाए हैं, बाकी माल की डिलीवरी कब होगी, इस पर विराज ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, डील कैंसिल। ये सुनते ही दोनों क्लाइंट चौंक गए। वह दोनों एक ही साथ बोल उठे, भाई। इस पर विराज खड़े होते हुए बोले, मुझे तुम्हारी जासूस पसंद नहीं आई। विराज ने काउंटर पर खड़ी लड़की को देखा और भीमा को इशारा कर दिया। भीमा ने विराज की तरफ गन उछाल दी और विराज ने तुरंत अपने सामने खड़ी लड़की को शूट कर दिया। अचानक से चली गोली से पूरे बार में भगदड़ मच गई। दोनों क्लाइंट बैग उठाकर भागने को हुए कि विराज के बॉडीगार्ड ने उन दोनों को घेर लिया और उन दोनों के हाथ में बांधकर बाहर गाड़ी की डिग्गी में बोरे की तरह ठूंस दिया। बार में मची भगदड़ के कारण लोग जल्दी से बार के बाहर भागने लगे थे। इसके बाद विराज ने दूसरी बार फायर किया और तेज आवाज़ में बोला, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो अगली गोली उसके खोपड़ी में जाएगी। बिल्कुल शांति से जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। इतना बोलकर विराज ने सीसीटीवी कैमरे पर एक और गोली चला दी और डीजे वाले को घूरकर कहा, प्ले म्यूजिक। डीजे वाले ने जैसे ही म्यूजिक चालू की, विराज बार के बाहर आ गया और अपनी गाड़ी लेकर भारद्वाज मेंशन की तरफ बढ़ गया। उसकी गाड़ी लेकर जाते ही उसके पीछे 3 और काली गाड़ियां मेंशन की तरफ बढ़ गईं। विराज के जाते ही बार में पुलिस आ गई। 5 मिनट में ही बार का माहौल ऐसा हो गया जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। पुलिस ने यह बात सबको भूल जाने के लिए कहा और म्यूजिक पर एंजॉय करने को बोलकर डेड बॉडी लेकर वापस लौट गई। पर साथ में ही विराज को मुंबई पुलिस का मैसेज भी चला गया कि आगे से वह पब्लिक प्लेस पर ऐसी गलती ना दोहराए। विराज ने पुलिस का मैसेज देखकर फ़ोन वापस अपने जेब में रख लिया और उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसे कुछ फ़र्क ही ना पड़ा हो। विक्टर मौसी को मार्केट में छोड़कर उस लड़के के घर चला गया जिसने होटल में दिशा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। बाहर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो वह लड़का हाथ में पेप्सी की बोतल लिए बाहर आया और बाहर मुंह बांधकर खड़े बूढ़े इंसान को देखकर बोला, देख, फ़ोन पर बात हुई थी, पर फिर से सुन ले, हर काम का फिक्स रेट है। काम जितना खतरनाक होगा, माल उतना तगड़ा लगेगा। उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विक्टर हैरान रह गया। विक्टर को उम्मीद थी कि उस लड़के ने किसी मजबूरी में आकर ऐसी हरकत की होगी, पर इतनी कम उम्र में इस लड़के का प्रोफेशन ही यही था। यह सोचकर विक्टर का खून खौलने लगा। उसने उस लड़के के हाथ से बोतल छीनकर उसके सिर पर दे मारा। लड़का अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। विक्टर ने उसे लात मारकर घर के अंदर धक्का दे दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद करके अपनी टैक्सी में जाकर बैठ गया। उसने टैक्सी स्टार्ट की और वापस से जाकर मार्केट में खड़ा हो गया।